हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अरोड़ा ईएस क्लासेस। आज हम यूपीएससी पीसीएस के रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट जीएम क्रॉप्स। ये सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता, इसको हम इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये जीएम क्रॉप्स है क्यों और हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। हम सबने सुना होगा कि हमने कुछ ऐसी जीएम क्रॉप्स हैं जिनका इंपोर्ट अलाउ कर दिया है फ्रॉम द यूएस। दैट इज हमने सुना होगा कि सोयाबीन के बारे में, कि सोयाबीन का इंपोर्ट हम यूएसए से करेंगे, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। तो इसके रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, बट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जीएम क्रॉप्स होती क्या है। जीएम क्रॉप्स की बात करें तो इसके नाम की बात करें तो सबसे पहले नाम क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब कुछ जीन जैसी चीज इन्वॉल्व है एंड उसकी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन का यह मतलब क्या है कि हम उसके डीएनए को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये अल्टर कर क्यों रहे हैं? सो दैट कि हम कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंसर्ट कर सके। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती क्या है, ऐसे प्लांट्स को जेनेटिकली मटेरियल, जो उनका जेन मटेरियल है, हर प्लांट में एक डीएनए होता है एंड डीएनए में वो कुछ जीन्स होते हैं, जीन्स मिलके बनाते हैं डीएनए। हम इन जीन को अल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम ऐसी कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐड कर रहे हैं जिससे हम बेनिफिट करेंगे। जैसे इसके पर्पस हम क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, हम जितने भी इंसेक्ट्स हैं एंड डिजीजेज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द इंसेक्ट्स एंड डिजीजेस। हम हर्बिसाइड से टॉलरेंट डेवलप कर सकते हैं। ऐसी कोई क्रॉप जो कि ड्रॉट के रेजिस्टेंट है उसको सैलिनिटी के लिए और हीट के लिए प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, बट इसके लिए जो एक मेथड यूज हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है क्या? इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक जीन्स को एक ऑर्गेनिज्म में। जैसे सपोज करो ये एक डीएनए है, डीएनए में यहाँ कुछ जीन्स हैं जो कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम किसी स्पेसिफिक मेथड से यहाँ जो प्रॉब्लमेटिक डीएनए है उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई ऐसा कोई जीन जिससे हमें कुछ बेनिफिट हो सकता है बट वो इस ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस मतलब है नहीं है, तो हम उसको बाहर से इंसर्ट भी कर सकते हैं थ्रू द जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक। इसके कुछ मेथड्स भी हैं, बट सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि हम इसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि सबसे पहले हम कोई एक यूजफुल जीन लेंगे। जैसे कि हमने सबने बीटी कॉटन की एग्जांपल सुनी होगी। पंजाब में जो बठिंडा मानसा बेल्ट है वहां पे हम बीटी कॉटन शो करते हैं। ये बीटी कॉटन है क्या? ये भी एक जीएम क्रॉप है जिसमें हमने एक ऐसा जीन यूज किया है जो कि पिंक बॉलवर्म जो इंसेक्ट है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। तो हमने क्या किया, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास रेजिस्टेंस थी उसके जीन को आइसोलेट कर लिया। उस जीन को आइसोलेट करने के बाद उसको प्लांट सेल्स में इंट्रोड्यूस किया एंड देन होल प्लांट को रीजनरेट किया। इस रीजनरेशन से फायदा क्या होगा कि हम प्लांट में इंसेक्ट रेजिस्टेंस है वो डेवलप कर पाएंगे। देखो ये होता कैसे है। देखो यहाँ सबसे पहले क्या, हमारे पास बैक्टीरियम था, बैक्टीरियम से हमने डीएनए लिया, उस डीएनए से जो हमारे लिए यूजफुल जीन था हमने उसको आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट करने के लिए हमें आइसोलेट करने के बाद हमें एक वेक्टर चाहिए जो इस जीन को स्प्रेड करेगा। हम उस वेक्टर ऐसे समझ लो कि हमें एक कार है जो कि हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। तो कार है तो प्लाज्मिड वेक्टर एक हमारा काम करेगा जो कि इस जीन को इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसी प्लाज्मिड को हम इस प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे एंड ये जीन डीएनए में जाके इंसर्ट हो जाएगा। फिर इसी से हम क्या डेवलप करेंगे, होल प्लांट को, एंड देन वी हैव अ जीएम प्लांट विद डिजायर्ड ट्रेट। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप है, दैट इज नथिंग बट योर बीटी कॉटन, जिसको हम कहते हैं क्या है, बेसिलियस thuringiensis क्रॉप। अगर इसकी मेथड की बात करें तो हम इसको 3 मेथड से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफॉर्मेशन। ये एग्रोबैक्टीरियम है क्या, ये एक बैक्टीरिया है जो कि नेचुरली ट्रांसफर करता है डीएनए को प्लांट्स में। बट जो ये अपना डीएनए जब ट्रांसफर करता है ना, तो ये डीएनए इन्फेक्शियस डीएनए होता है। तो मतलब जो एग्रोबैक्टीरियम के पास डीएनए है वो इन्फेक्शियस डीएनए है। तो हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, देखो ये नेचुरली ट्रांसफर कर तो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो इसके पास इन्फेक्शन वाला जीन है उसको रिमूव कर देंगे एंड जो हमें चाहिए वो जीन इसके अंदर इंसर्ट करके हम प्लांट में डायरेक्टली उसका डीएनए चेंज कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा चीप है, इसीलिए हम इसको वाइडली यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज जीन गन। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास टंगस्टन और गोल्ड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमें डीएनए चाहिए
उसकी जो ट्रेट है इसके द्वारा मतलब इसके अराउंड सराउंड कर देंगे। देन उसके बाद जीन गन में इसको लोड करेंगे। तो हमारे पास एक जीन गन होगी, उसको लोड करेंगे एंड डायरेक्टली प्लांट में इंसर्ट कर देंगे। लास्ट आप सबने सुना होगा इसके बारे में कि देयर इज अ क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमारे पास गाइडेड आरएनए होगा जो हमें बताएगा कि किस डीएनए में दिक्कत है। अगर ये ऐसे डीएनए है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ दिक्कत है, तो ये आरएनए हमें बताएगा कि ये दिक्कत यहाँ पे है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो हमारे लिए एक Cas9 एंजाइम है जो कि एज अ सीजर काम करेगा। गाइडेड आरएनए गाइड कर दिया कि यहाँ दिक्कत है, यहाँ से जो जीन रिमूव होगा वो किसकी हेल्प से होगा, Cas9। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट हमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन करनी क्यों है, तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो हम ऐसी क्रॉप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जिनकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी, हम क्रॉप लॉस को कम कर सकते हैं, ऐसी क्रॉप बना सकते हैं जिसके मतलब जो कि देखो इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट होंगी। तो हमारा जो इंसेक्टिसाइड वाला खर्चा है वो बच जाएगा। इकोनॉमिक भी कुछ फायदे हैं, देखो फार्मर को इनकम ज्यादा होगी, अगर यील्ड ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो फार्मर की इनकम ज्यादा इंक्रीज होगी एंड इससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी लॉस होगी। सबसे पहले सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट होगा इन्वायरमेंटल कैसे बेनिफिट हो सकता है, जैसे हम उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बना लेंगे क्रॉप को, तो हमें पेस्टिसाइड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे कम होगा। तो ऐसे ही पर जीएम के क्रॉप्स के हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहले नेगेटिव क्या है, इन्वायरमेंटल है। देखो जैसे जीन तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है क्रॉप में, बट वो वाइल्ड स्पीशीज में एंटर कर जाएगा। यहाँ वाइल्ड स्पीशीज में एंटर करने का मतलब क्या है, सपोज करो आपने एक क्रॉप बनाई, आपने एक क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, ऐसी कोई क्रॉप बनाती जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है, तो हमारे जो वीड्स हैं वो नहीं होंगे, बट वो जीन कहाँ फ्लो कर गया, किसी वाइल्ड स्पीशीज में फ्लो कर गया, तो ये जो वीड्स हैं वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। तो जो हमने क्रॉप जीएम मॉडिफिकेशन की थी क्रॉप में, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट रहेगी नहीं, तो हमारा जो मेन मोटिव है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा हमने सबने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा, बट प्लांट्स भी ऐसे ही काम करते हैं, वो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। जैसे हमारे बठिंडा मानसा बेल्ट में अगर देखा हो तो पिंक बॉलवर्म, जिसको हम गुलाबी सुंडी बोलते हैं, वो दोबारा अटैक कर रही है क्योंकि हमारी जो प्लांट है उसने पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। अगर उसकी बात करें तीसरा, तो इससे कुछ बायोडाइवर्सिटी लॉस भी देखे गए हैं, इसके कुछ हेल्थ इंपैक्ट भी हैं, इसीलिए इंडिया में इसको कम यूज किया गया है। इसके लिए रिसर्च भी चल रही है कि इसके हेल्थ इंपैक्ट है क्या, तो कुछ ऐसे एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है एंड ह्यूमन के लिए टॉक्सिक हो सकता है। सेकेंड इज इसके लिए अभी मॉनिटरिंग चल रही है क्योंकि रिसर्च काफी चल रही है कि इसके कितने हेल्थ इंपैक्ट हो सकते हैं। अगर थर्ड थिंग की बात करें तो सोशो इकोनॉमिक है, जो भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसके लिए काफी ज्यादा जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा महंगी है, इस वजह से ये हर कोई इसको अफोर्डेबल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ इक्वालिटी की वायलेशन होगी एंड कॉस्ट ऑफ सीड भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमारी जो डिपेंडेंस है वो सीड कंपनीज पे भी इंक्रीज हो जाएगी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो इश्यूज हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करें तो हमारे पास इंडिया में कौन सी क्रॉप है जो हमारे लिए कमर्शियली अवेलेबल है, वो सिर्फ एक ही क्रॉप है, दैट इज बीटी कॉटन, बेसिलियस thuringiensis कॉटन। बट इसके अलावा जीएम मस्टर्ड के जो ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं, अभी इसको कमर्शियली अप्रूव नहीं किया गया। तो इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप है जिसको कमर्शियली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव किया है, दैट इज बीटी कॉटन। बट जीएम मस्टर्ड के लिए अभी ट्रायल चल रहे हैं, इनको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अभी रिसर्च चल रही है, कमर्शियली अभी भी ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हमारे लिए देखो, हमने ना सबने ये सुना होगा कि बीटी कॉटन को तो अप्रूव किया है, पर यहाँ पे बीटी ब्रिंजल और जीएम टमाटो ये भी अवेलेबल होते हैं। हमने ये सुना है कि ये भी हमारी इंडिया में अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड नहीं है, बट इनको इंडिया में शो किया जाता है, वो इलीगल है। तो इनको इंडिया में इलीगली शो किया जाता है, सिर्फ बीटी कॉटन ही ऐसी कॉटन है जिसको इंडिया में अप्रूव किया गया है। हमारे पास देखो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है, ऐसे भी कोई भी जो क्रॉप है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंटल में इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकती, इसके लिए कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है। अगर लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले एक लॉ है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1986 में आया था। इसके अलावा कुछ हमारे पास रूल्स भी हैं जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन को रेगुलेट करते हैं, दैट इज रूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ
सेल्फ 1989, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं रूल्स 1989। ये रेगुलेट क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं जो भी रिसर्च हो रही है उसको, जो भी फील्ड ट्रायल्स हो रहे हैं, जैसे हमने बात की मस्टर्ड के बारे में, इसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में, इन्वायरमेंटल रिलीज करना है कि नहीं करना, और कमर्शियल कल्टीवेशन होगी कि नहीं होगी। तो ये कुछ लीगल बेसिस हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ अथॉरिटीज भी हैं जो कि इसको रेगुलेट करती हैं। जैसे हमारे पास है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी का काम क्या है? जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी उनको रेगुलेट करने के लिए और उनको एडवाइस करने के लिए कि गवर्नमेंट को कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए, तो ये उनको एडवाइस करती है। जितनी भी हमारी रिसर्च होगी वो इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी देखेगी। तो जिस कॉलेज में, जिस रिसर्च इंस्टीट्यूशन में रिसर्च चल रही है वहां पे इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी होगी एंड वो इस रिसर्च को रेगुलेट करेगी। इसके अलावा हमारे पास है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज हमारे पास है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। ये ही है जो कि रेकमेंड करती है इस मिनिस्ट्री को कि हमें कौन सी कमर्शियल कल्टीवेशन करनी है और कौन सी नहीं करनी। बट ये सिर्फ रिकमेंडेशन करती है, जो फाइनल अप्रूवल होगा वो मिनिस्ट्री का ही होगा। इनका काम सिर्फ रेकमेंड करना है, फाइनल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे वही इसको अप्रूव करेंगे। तो रेकमेंडेशन का काम कौन कर रहा है? जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। एंड इसकी अप्रूवल का काम कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऐसे ही हमारे पास स्टेट लेवल पे कमेटी होती है एंड एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होती है जो कि जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की क्रॉप्स को रेगुलेट करती है। लास्ट में आप मुझे इनके बेसिस पे एक क्वेश्चन का आंसर देके जाओ कि इंडिया ने कमर्शियली कल्टीवेशन ऑफ ऑल जीएम फूड क्रॉप्स आफ्टर अप्रूवल बाय जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। सेकंड इज बीटी कॉटन रिमेन्स द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। एंड थर्ड इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन कैन इंप्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी एज वेल एज रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस। आप मुझे बताओगे इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट है? आप अपना जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में दो। दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।